दिनांक 17 तारीख को 10 क्लास के हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए गोधली भाग 2 के पाठ 2 जैसा कि मैंने लिख दिया है विष के दाम, उसमें जो है लेखक हैं नरेंद्र लोचन शर्मा जी। तो पहले हम लेखक परिचय, उसके बाद जो है पाठ परिचय। आइए हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि नरेंद्र लोचन शर्मा इनका जो है जन्म यानी जीवन परिचय जो है इनका जीवन परिचय यानी नरेंद्र लोचन शर्मा जी का जीवन परिचय जो है परिचय लिख दिए हैं। परिचय जो है जीवन परिचय के विषय में पहले जाने। इनका जन्म जो है यानी नरेंद्र विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 जो है ईस्वी जो है में पटना के बदरघाट में हुआ था। अब देखिए इनका जन्म जो है पटना के बदरघाट में जो है हुआ था। हालांकि ये जन्म से भोजपुरी बोलते थे। भोजपुरी के विषय में शायद आप लोगों को मालूम होगी, जब आप लोग लगभग अपने गांव में बोलते हैं तो उसमें हल्की भोजपुरी की जो है कूट देखने को मिलती है, परंतु पूर्णतः वो भोजपुरी है नहीं। यानी उसको हम जो है आप अपभ्रंश कर सकते हैं भोजपुरी का। आप लोग सुनते होंगे अपने रिश्तेदार को, कुछ लोग ऐसे कहता है कब अली यहाँ, कब जाना बा आपके, और उतर तक सब ठीक बा ना। इस तरह की जो बातें हैं ये भोजपुरी की द्योतक हैं। ये जन्मना भोजपुरी थे। जन्मना मन होता है जन्म से, जन्मना मन होता है जन्म से, जन्मना मन होता है जन्म से, जन्म से ये भोजपुरी जो है इनके पिताजी संस्कृत और दर्शन यानी फिलोसफी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनका नाम था महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। यानी इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा था। और इनके माता का नाम जो था वह रत्नावती शर्मा था। माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनके माता का नाम रत्नावती जो है शर्मा था। ये जो है अपने पिता के यानी रामावतार शर्मा के बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे। तो बड़ा बेटा पर जो है माता पिता का बहुत बड़ा जो है स्नेह होता है, क्योंकि वो उसका प्रथम पुत्र होता है, लाड प्यार में मिलता है। और लोग समझते हैं कि जो है हमारा भावी जो है उत्तरदायी जो है यही है। तो इस तरह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने ही जो है गांव में हुई। बाद में पटना कॉलेजिएट स्कूल से उन्होंने जो है और पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने संस्कृत में और हिंदी विषय में
MA किया, यानी दो विषयों में उन्होंने जो है MA की डिग्री हासिल की, यानी संस्कृत में और हिंदी में। वे हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वे अध्यक्ष हो गए और उसके बाद मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक मृत्यु नहीं हुई, यानी नौकरी के पीरियड में ही ये जो है उस पद पर बने रहे। और उसी दरमियान इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर, यानी इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1959, यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 में हुई, यानी ये मर गए। इन्होंने बहुत सारी जो है रचनाएं की, जैसे इनकी रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य और आलोचना। और इनका जो विष के दाम, आपके पाठ्य पुस्तक में जो मैंने दिया है विष के दाम, इनका जो शीर्षक है दूसरा पाठ विष के दाम, यह जो है आलोचनात्मक ग्रंथ से लिया गया है। आलोचनात्मक ग्रंथ जो है विष के दाम, और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, यानी उन्होंने कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेल के प्रपद्य। देखिए याद रखें, एक बार दे दिया था बोर्ड में कि नकेल के प्रपद्य किन की रचना है, तो अगर बच्चे भुला जाते हैं नकेल के प्रपद्य नरेंद्र रोचन शर्मा जी का है, तो एक नंबर का प्रश्न जरूर पूछ देता है। तो कोई जरूरी तो नहीं, कोई पूछते रहेगा। मान लीजिए बाद में सदर मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्रिय स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य और संपादित ग्रंथ, इस तरह से इनकी अनेकानेक रचनाएं प्राप्त होती हैं। और नरेंद्र रोचन शर्मा जो हैं निश्चित तौर पर प्रयोगवादी वास्तविक प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। और इनकी जो है उन्होंने पुराने शब्द जो हैं उनको नया जीवन दिया है, और जो आधुनिक साहित्य में जो है पुनः फिर प्रतिष्ठित हो गए हैं। यह कहानी, चूंकि इनके विषय में मैंने अब बताया जीवन परिचय, अब कहानी परिचय। आप कहानी परिचय के विषय में अब जाने कि विष के दांत तथा अन्य कहानी या नामक कहानी संग्रह से ली गई है। अन्य कहानियां नामक संग्रह में मतलब जो इकट्ठा किया गया है। और आलोचनात्मक ग्रंथ का मतलब होता है जो ग्रंथ बिल्कुल जो है किसी न किसी व्यक्ति की जो है अंतर्विरोध व्यवस्था को बताती है, उसको उजागर करती है। तो यह कहानी जो है मध्यम वर्ग के अनेक प्रकार के जो गतिरोध, अंतर्विरोध जो लोगों में देखने को मिलते हैं, उसी पर आधारित जो है कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही इसका मनोवैज्ञानिक आशय भी है। इस तरह से इसमें यह भी बताया गया है कि आधुनिक युग में लोग किस तरह से लिंग विरोधी मतलब लड़का और लड़की में जो भेद समझते हैं लोग, आज भी आप देखेंगे बहुत लोग, हालांकि मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी 60 से ऊपर जो है माता पिता जो हैं अपने बेटा को सबसे ज्यादा जो है मानते हैं, और यही कारण है कि उसे अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा देने का काम करते हैं और लड़की को अगल बगल के स्कूलों में किसी तरह डाल देते हैं। हालांकि मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ज्यादा अभी आज भी रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, मानसिकता है, आज भी देखने को मिलती है। इसको उजागर किया गया है कि किस तरह से जो है लोग लड़कियों में कमी न होने के बाद भी कई कमियां ढूंढते हैं, जबकि लड़कों में दुनिया भर की कमी है, फिर भी उसको बहुत अपना भावी एक संतान समझकर, अपनी भावी पीढ़ी का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी समझ करके
उसे जो है उसके अवगुण में भी गुण देखते हैं, इसे भी बताती है। उसके बाद आपको एक नौकर जो बहादुरी का परिचय जो है देने के कगार पर, उसको जो है किस तरह से एक नौकरी करने वाले पिता का एक पुत्र, उसे नौकर की तरह समझा जाता है, और उससे में जो है सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और बड़े लोगों की जो आक्रामकता है, इन सभी चीजों का समन्वित स्वरूप इस कहानी में आपको प्राप्त होता है। और निश्चित तौर पर यह कहानी आज की लगता है कि आधुनिक कहानी से मिल रही है। आज भी बड़े लोगों में वही धौंस, वही जो है अकड़ आज भी देखने को मिलती है। इसलिए विष के दांत कहानी जो है सामाजिक जो है सुधार के लिए बड़ी सुंदर कहानी है। तो आइए हम इस कहानी का जो है प्रारंभ करते हैं। इसे आप समझें कि सेन साहब करके कोई अब साहब लगा है तो समझ लीजिए कि कोई बड़े आदमी हैं, चाहे ड्राइवर साहब लगा हो, चाहे जिलाधिकारी साहब लगा हो, चाहे एसपी साहब लगा हो, जहाँ भी साहब लग जाता है शब्द, वो थोड़ा सा एक मानक बड़प्पन का, बड़े ओहदे का द्योतक हो जाता है। तो सेन साहब एक नई मोटर कार जो है उनको आई हुई है, और वो काली चमकती हुई, यानी काले रंग की है, और स्ट्रीमल एंड यानी उसको लगता है कि चमकती हुई एकदम स्टील की तरह चमकदार, जिस पर नेत्र जो है नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे अब शर्मा जी का कथन है कि जैसे कोयल घोंसले में जब रहती है तो लगता है कब उड़ जाए, उसी तरह से सेन साहब को इस कार पर नाज है, क्योंकि वह कार एक प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। कार चूंकि उस समय साइकिल खरीदना भी आम जन के लिए कठिन हो रहा था, उस समय कार लाना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई हुई थी कार, काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लें, लेकिन कहीं एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझे। क्लीनर कहते हैं यानी बिल्कुल साफ सफाई करने वाले को, और सोफर जो है उसी से संबंधित जो है क्लीनर और सोफर दोनों है, यानी बिल्कुल कार को बराबर पहुंचते रहना है और ध्यान देना है कि कोई जो है। सेन साहब जो है बिल्कुल सख्त ताकीद है, सख्त मन होता है कड़ा, ताकीद मन होता है बिल्कुल निर्देश, डायरेक्शन, यानी कड़ा निर्देशन है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से कार को यदि क्षतिग्रस्त करता है, लाइनिंग करता है, धब्बा लगा देता है, तो इसमें आप लोगों की दोष मानी जाएगी। सेन साहब का कथन है कि गाड़ी के पास खोखा और खोखी, खोखा यहाँ लड़का का प्रतीक है और खोखी लड़कियों का प्रतीक है, वो फटकने ना पाए। अब देखिए बता रहे हैं कि सेन साहब को 5 लड़कियां थी, लेकिन बड़ी सुशील थी, 5 एकदम तहजीब की मूर्ति थी। उनके जैसा होना गांव के लोग उन लड़कियों को देखकर तरसते थे कि काश मुझे भी इसी तरह की बच्ची होती जिस तरह से सेन साहब की। परंतु वैसी बच्चियों के साथ भी सेन साहब इस तरह का बर्ताव करते थे जैसे मानो उनको दबा कर रखा गया था। उनको बोलने पर पाबंदी थी, उन्हें हंसने पर पाबंदी थी, उनको यानी किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कुछ मांगने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। और चूंकि उन लोगों का नाम है आलो, सीमा, रजनी, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियां हैं इनको। अभी मैंने बताया आलो, सीमा, रजनी, शेफाली और आरती, ये 5 पुत्रियां उनकी हुई थी। और हम लोग जानते हैं कि जिसको भी ज्यादा अगर कोई संतान हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। क्योंकि यदि 5 लड़की है और 5 लड़की देखिए समय अंतराल के बाद, मानकर चलिए कि बहुत समय बीत जाने के बाद केवल 5 लड़कियां होती हैं, तो सेन साहब
यानी और उनकी दंपत्ति यानी पति और पत्नी दोनों हताश और निराश हो चुके हैं अपने जीवन से कि अब और लड़के की आस में ही 5 पुत्रियां हो गई। अब कोई उनको आशा नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर अग्रसर है। हालांकि सेन साहब अपने आप को बुढ़ापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अभी अपने आप को जवानी ही मानते थे कि हम युवावस्था को प्राप्त हैं। और लास्ट में भगवान की कृपा होती है और उनको एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम तो ऐसे कासू है, परंतु दुलार में लोग उसे खोखा कहते हैं। अब बहुत देर से कोई चीज जब प्राप्त होती है तो उसका महत्व हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। ऐसी बात है कि नहीं? तो उस लड़का और वो लोग लगता था कि वहां की पुत्री है लड़का। माने घर में नियम बनाए गए थे, भाई इस तरह से रहना है, उस तरह से रहना है, लेकिन खोखा उस नियमों का अपवाद था। उसको किसी प्रकार की कोई नियम से बंधन से कोई मतलब नहीं। अब समझिए, नियम तो सबके लिए बनता है, राजा रंग सबके लिए, परंतु यहाँ का नियम जो घर का नियम है, सेन साहब का बनाया हुआ नियम है, केवल पुत्रियों पर लड़कियों पर लागू होता है, लड़कों पर लागू जो है नहीं होता है। तो चूंकि इस तरह की बातें, जैसे कहते हैं कि फूल का गमला जो है तोड़ने के लिए बना है, यानी अगर सेन साहब का लड़का तोड़ देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियां तोड़ दें, अरे वो शोभा के लिए है, क्यों तोड़ दी? इस तरह की बातें जो हैं। और सेन साहब का कहना था खोखा अपने बाप का इकलौता बेटा है, उसे तो इंजीनियर होना है, और अभी से उसमें इंजीनियर के गुण भी, लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि मानो वह अपने लड़का के गलत आचरण में भी एक अच्छी ओहदे पाने की लक्षण देख रहे हैं। यही होता है जब आदमी माया के बंधन में जब जकड़ जाता है तो उसे अपने लोगों की गलती दिखाई नहीं देती है, और दूसरे लोग यदि छोटी गलती भी कर दें तो लगता है कि उसके लिए सर फोड़ देंगे। तो यही है कि आपन जो है, अपना लड़का अपना लड़के भी कोई गलती करे तो उस तरह की बातें जो है नहीं होती। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन यानी वो प्राइवेट विद्यालय है जिसमें भेजने के लिए लोग कह रहे हैं, परंतु मैंने अभी उसका इंतजाम जो है यहीं कर दिया है। कारखाने का बढ़ई मिस्त्री आता है, 1-2 घंटे के लिए उसके साथ मेरा लड़का ठोक पीट किया करेगा, उससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजार से जो है वाकिफ परिचित हो जाएंगी। और हिंदुस्तानी लोग यह नहीं समझते। देखिए, कहीं यदि बढ़ई के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, कहीं झाड़ू लगाने वाले के साथ रहने से यदि कोई ज्ञानी हो जाए, तब फिर शिक्षा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है, फिर इसमें टीचर की क्या आवश्यकता है। इस तरह से ये बातें जो हैं निश्चित तौर पर एक तरह से उसे व्यंग्यात्मक शैली में ले जाती हैं। यही कारण है, एक दिन वाकया जो है ड्राइंग रूम में जो है सेन साहब के कुछ गेस्ट, जिसे आप अतिथि कहते हैं, दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब जो है अखबार नवीस थे और दूसरा जो है उनके दूर के रिश्तेदार थे। साथ में वे लोग अपने लड़के को भी जो है लाए हुए थे। तो उनकी कोई जो है खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार था, होनहार मालूम पड़ता था, क्योंकि वो इधर उधर नहीं करता, छूछा नहीं करता। जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी तो उस पर सेन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कोई जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे बातें दोहराते नहीं थकते थे, बार बार इसी बात की पुनरावृत्ति किया करते थे। और पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। मैं चाहता था कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उनका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी।
सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रचंड वेग पर ऐंठ कर रह गए। ऐंठ कर रह गए का मतलब होता है इनको लग गई वो बात, समझ गए कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। अरे भला लड़का होनहार लड़के, चूंकि एक कहावत है बाबू कि होनहार विद्वान के होत चीखने पार, कुछ लोग कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत लहलहे पार, यानी जो बीज आप बपन करते हैं इस समय, लौका हो, नेनुआ हो, तिरोई हो, करेला हो, सेम हो, आप देखते हैं वो आता है और उसमें जो है जो हम क्या कहें आपको, पत्ते अगर बढ़िया से बीजारोपण होता है, निकलता है मिट्टी वगैरह से, तो उसको जो है जाने में बड़ा आसान होता है, बड़ी आसानी के साथ वो जो है वो लहलहा जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ भी वो जो छोटा बच्चा था वो तो ठीक था, परंतु ये खोखा उससे बड़ा था, लेकिन खोखा वो जो है सहूर नहीं था, वो डिस्टर्ब करता था। उसी तभी बाहर शोर गुड़ सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्र ने भी जाने की जो है कहने लगे भाई हम लोग भी चलते हैं। बाहर सेन साहब को सोफा एक औरत से उलझ रहा था, जो है औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफा की ओर जो है झपटता था। तो आप मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है ना? हेलो हेलो, ऐसा ही हम पढ़ावट करिएगा, बंद हो गया नहीं। तो इस तरह से जो मैं बता रहा था आप लोगों को यदि सुनाई दे रहा है तो ध्यान देंगे, वह कोई और लड़का नहीं था बल्कि सेन साहब के चाहर दीवारी में काम करने वाला एक साधारण कलर का लड़का था, किरानी का लड़का था, लेकिन अपने पिता और माता का वो एक लौता बेटा था जिसका नाम मदन था, मदन। और मदन का पुत्र जो था वो गिरधर था। मदन जो है कलर का काम करता था और गिरधर जो है उसका जो है बच्चा था। तो गिरधर का पुत्र जो है, गिरधर का पुत्र मदन था, सॉरी, गिरधर जो है कलर था और उसके एक लौता बेटा था जिसका नाम जो है वो मदन था। मदन बड़ा होनहार वाला था, परंतु लड़का बस वो जा करके नई चमचमाती काट के स्पर्श समाप्त कर देता है, जैसे बहुत चिकना था उसको छुआ के कितना चिकना है। इसी पर जो है क्लीनर और सोफर ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि बेचारा का जो है पैर वगैरह जो है फूट जाता है और अपने माँ के पास जो है वो चला जाता है। उसकी माँ आकर उलझ जाती है, कह भाई छू दिया कहाँ हो गया। तब जो है सेन साहब जाकर जल्दी ले जाओ इसको, भगाओ, और बेचारी डर के मारा वह लेकर चली जाती है। लेकिन यह बात मदन को लग जाती है कि तुम्हारे किसी भी सामान को भी हम नहीं छू सकते, ठीक है मेरे सामान को भी नहीं छूना है तुमको। एक बार वाकया ये होता है कि उस जो मदन की टोली में, जो गरीबों की टोली थी, उस टोली में सभी बच्चे लट्टू नचा रहे थे। लट्टू आपको समझ रहे हैं ना, जब नुकीला होता है एकदम कांटी की तरह, और उसमें लपेट कर रस्सी जो है बच्चे खूब इस तरह से जो है लट्टू को क्या करते हैं, ऐसे नचाते हैं, और लट्टू बड़ा नीक नाचता है, बहुत देर तक नाचता है। ठीक उसी प्रकार से लट्टू जब नाचा रहे थे लोग, तो सेन साहब का जो खोखा है चला जाता है। और देखिए उस समय उस जमाने में उसका क्या प्रताप था, जमींदारों की क्या धौंस थी कि जब जाता है उस टोली में, गरीबों की टोली में, तो उस समय सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग कुछ कहेंगे तो हम लोग झगड़ा कर देंगे, हम लोग के माता पिता हम लोगों को मारेंगे, धनी मनी का लड़का है। सारे बच्चे भाग जाते हैं और खोखा जो है कहता है मदन से कि हमें लट्टू दे दो। कहा नहीं लट्टू नहीं देंगे, लट्टू ये मेरा है, तुम जाओ अपने कार के साथ खेलो, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास कार है भाई, हमारे पास लट्टू है, तुम जाओ। इसी पर जो है वो मनसहब था, क्योंकि अपनी बहनों को बात बात में तमाचा मार देता था, और बेचारी बहनें
उसको जो है यह समझकर नहीं बोलती थी कि हमारे घर के हमारे पिता और माता जी हम ही लोगों को उल्टा मारेंगे, इसलिए वो तो मनसबक था। एक गुस्सा मारता है। अब समझिए, अब मदन को बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी छोटा है मुझसे, फिर भी मुझे मार रहा है। आने वाले समय में यही बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसको पहले सबक सिखाना चाहिए। मारता है दो घूसा, उसका दोनों दांत जो है टूटकर आगे वाला समाप्त हो जाता है और रोते बिलखते हुए अब वहां से जो है कासू यानी खोखा भागता है अपने पिता और माता के पास। आप समझिए कहानी, जो बात बात में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और उसमें जो है गिरधर के पास जब सेन साहब जाते हैं तो बात बात में जो है वो कह देते हैं कि, और बात बात में जो है उस सही बात पर भी बेचारा गिरधर अपने बेटा की खूब पिटाई करता है मदन की। बेचारा लोग बगल वाले लोग कहते हैं कि केवल इसकी माँ यानी मदन की माँ ही मदन को चढ़ा कर रखती है, उसका पिता तो बहुत मार मारता है अपने इकलौते बेटा को, वो सही है। परंतु आज जब मार कराया है तो गिरधर की नौकरी छूट जाती है, लेकिन उसका गम नहीं है गिरधर को। गिरधर कहता है कोई बात नहीं, कब तक हम लोग एक बड़े लोगों के ध्वंस को सुना करेंगे, कब तक इनके पैरों तले दबे रहेंगे। मेरा बेटा ने जो किया दुनिया नहीं कर सकती। एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, नौकरी छूटने पर वो प्रसन्न है और आज हर दिन की भांति जो नरिया चिल्ला चिल्ला कर इसे मारने के लिए खोजता था, आज अपने पत्नी के साथ गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन गिरधर के मदन को जो है डर है कि कहीं घरे जाएंगे तो मेरे पिताजी उसी तरह की पिटाई तो नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो मैंने बहुत बड़ा मार कर उसका जो है दांतों तोड़ दिया है। परंतु आज पिता ने उसको जो है मारने के बजाय अपने गले से लगा लिया। दोनों धन्य हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि वो इतना आवारा था, समझिए कार आई हुई है, उसके जो है लाइट को ठुक-ठुका कर फोड़ रहा है, उसके जो है चक्कों के हवा को निकाल रहा है, सब समझ जाता है, आवारा है, एकदम गंवार है। और उसमें भी सेन साहब उसको इंजीनियर का सपना दिख रहा है। कहीं इस तरह की बातें होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है यह जो है कहानी जो है समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि इस कहानी में किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो समझ सकते हैं उसको, थोड़ा सा इसको पढ़ें आप एक दिशा है, चूंकि लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे तो बहुत सरल पाठ है, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा जो है कि किस तरह से बड़े लोग